हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग। केमिकल इक्विलिब्रियम में लेक्चर नंबर 9 में आप लोग का स्वागत है। लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर 8 का कंटिन्यूएशन है। अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, वेपर प्रेशर कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है और वेपर प्रेशर का हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया से किस प्रकार का लिंक होता है। सारी चीजें हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट में लेक्चर नंबर 8 में पढ़ी थी। राइट, आज हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में वेपर प्रेशर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला टर्म है डेली क्वेश्चन। बच्चों, डेली क्वेश्चंस बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी या कई बार इसको हाइग्रोस्कोपिसिटी भी बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपी होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। एब्जॉर्ब मॉइस्चर यानी किसी मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ऐसे सब्सटेंसेस को रख दें तो उसको ड्राई कर देता है। एक प्रकार के ड्राइंग एजेंट होते हैं। तो आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही आपका कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। राइट, तो इस प्रकार के सब्सटेंसेस को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हाइग्रोस्कोपी या हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार की प्रॉपर्टी जो होती है अपनी ये डेली क्वेश्चंस भी कुछ इसी प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। थोड़ा सा फर्क है इसमें। क्या फर्क है? डेली क्वेश्चंस क्या होता है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये फर्क है। एंड फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है वो एक्चुअली सॉल्यूशन फेज में चला जाता है, यानी उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक डेलिक्वेसेंट मटेरियल है। राइट, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, MgCl2 है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये धीरे धीरे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते करते, यानी शुरुआत में इनकी जो प्रॉपर्टी होती है हाइग्रोस्कोपी की तरह ही होती है, लेकिन ये एक लिमिट से ज्यादा जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, समझ लो सोल्यूशन बन जाता है। राइट, तो हाइग्रोस्कोपी में जैसे आपका कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सिंपली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता, सॉल्यूशन फेज में नहीं आता। जबकि डेली क्वेश्चंस में कंपाउंड या सब्सटेंस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद सॉल्यूशन फेज में चला आता है। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है इसका, अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो या महसूस किया हो, देखा हो, नमक में सीलन लग जाती है। जब बरसात के दिन आते हैं तो नमक में सीलन बहुत ज्यादा लग जाती है। अब नमक बेसिकली क्या होता है? NaCl, रॉक सॉल्ट बेसिकली NaCl, और इसके साथ होती है MgCl2। तो NaCl तो हाइग्रोस्कोपिक या डेलिक्वेसेंट नहीं होता, लेकिन ये डेलिक्वेसेंट होता है। और इसकी डेलिक्वेसेंट प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, नमक धीरे धीरे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जाएगा और वो एक सोल्यूशन फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, सॉलिड होता है। अगर इसके डब्बा को आप लेबोरेटरी में खुला छोड़ के आ जाओ तो अगले दिन जब आप जाओगे तो आपको एक प्रकार का सोल्यूशन मिलेगा। डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है एटमॉस्फेयर में, उस पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम बाद सोल्यूशन बनेगा। But definitely NaOH is a deliquescent material, has a high tendency to absorb moisture and get into solution। ठीक है बच्चों, तो ये deliquescence and hygroscopic property होती है। बेसिकली इन प्रकार के सब्सटेंसेस को हम लोग ड्राइंग एजेंट की तरह भी काम में लेते हैं। अगला प्रॉपर्टी है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या होता है? ठीक उसका उल्टा। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड टू लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, to lose moisture when exposed to atmosphere, when exposed to atmosphere। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड है। अगर इसको एटमॉस्फेयर में रख दें और ये मॉइस्चर लूज करे, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस प्लस 5H2O गैस बन जाए। राइट, यानी जब तक ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ना, तब तक ये कंपाउंड एक इफ्लोरेसेंट कंपाउंड का काम करेगा। ज्यादातर जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, कॉपर सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये सब कंपाउंड एक सर्टेन कंडीशन पे मॉइस्चर को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी इफ्लोरेसेंस दिखाते हैं, यानी इफ्लोरेसेंट मटेरियल कहलाते हैं। राइट, मान लीजिए कभी भी आपने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को एयर में रख दिया,
अब एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो डिसाइड करेगा कि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके बैकवर्ड रिएक्शन दिखाएगा तो समझ लीजिए कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस जो है वो एक डेलिक्वेसेंट मटेरियल हो गया, एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होगा, राइट? यानी इस रिएक्शन में यदि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन मींस CuSO4.5H2O solid will act as efflorescent एंड अगर मान लीजिए कभी बैकवर्ड रिएक्शन होती है तो उस सिचुएशन में मैं कह सकता हूं कि आपका जो कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस दैट विल एक्ट एज डेलिक्वेशन। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक चीज है। फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा तो इफ्लोरेसेंस का प्रॉपर्टी दिखेगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O में, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा तो डेलिक्वेशन का प्रॉपर्टी दिखेगा USO4 एनहाइड्रस में। ठीक है, तो इस तरह से हम अब सवाल ये है कि कब फॉरवर्ड जाएगा कब बैकवर्ड जाएगा उसकी कंडीशन क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास मॉइस्ट एयर है, लेट्स से मॉइस्चर हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद है, CuSO4.5H2O सॉलिड है, दिस इज चेंजिंग इनटू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉलिड प्लस 5H2O गैस। मान लीजिए किसी भी टाइम पे इसका किसी टेम्परेचर पे Kp दिया हुआ है, लेट्स से 10⁻² atm। तो अगर मैं Kp का फॉर्मूला लिखूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 10⁻10 atm, राइट? या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज एट इक्विलिब्रियम इज 10⁻2 atm। अब इस डेटा से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में आपका कंपाउंड ये पेंटाहाइड्रेट, इसको A लिख लेता हूं और इसको B लिख लेता हूं, किन कंडीशन में कंपाउंड ए इफ्लोरेसेंट की तरह काम करेगा और किन कंडीशंस में कॉपर सल्फेट यानी कि कंपाउंड बी डेलिक्वेसेंट की तरह काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू x atm। अगर x का वैल्यू 10⁻² से अधिक है, दैट मींस दिस इंप्लाइज Qp इज ग्रेटर देन Kp, राइट? एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर का प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम के प्रेशर से अधिक है, तो वो कंपेल करेगा, वो पुश करेगा कि ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाए। यानी ऐसे सिचुएशन में यदि आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ऐसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रख दोगे तो वो डेलिक्वेसेंट मटेरियल की तरह काम करेगा। दिस मींस बैकवर्ड रिएक्शन, एंड इफ दिस बैकवर्ड रिएक्शन विल टेक प्लेस देन दैट implies कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस विल एक्ट एज डेलिक्वेसेंट मटेरियल। ओके गाइस, और अगर x का वैल्यू 10⁻² से कम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि Qp इज लेस देन Kp हो जाएगा एंड रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई तो दिस implies that CuSO4.5H2O solid will act as efflorescent, will act as efflorescent। ओके गाइस, मेरे ख्याल से अब आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर का पार्शियल प्रेशर ये डिसाइड करेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी या बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन गई तो ये कंपाउंड इफ्लोरेसेंट होगा, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन गई तो कंपाउंड बी यानी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विल एक्ट एज डेलिक्वेसेंट। कई बार इस बात का पता हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी से निकालते हैं। अगर आपने कभी पढ़ा हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होती है? Relative humidity is simply partial pressure of moisture, partial pressure of water vapor in air divided by saturated vapor pressure या simply vapor pressure into 100, vapor pressure of H2O into 100। That means ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये कितना परसेंट ह्यूमिड है, यानी 100% वेपर से जब सैचुरेटेड होता है एयर, उसके रिस्पेक्ट में आज कितना पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर का है, यानी कितने परसेंट मॉइस्चर एयर में मौजूद है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बताता है। ठीक है, तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस समय उन कंडीशंस में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कितना होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर तो पता होता है आपको। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर अगर आपको पता हो जाए तो आप पिछली कंडीशन पे
कंडीशन को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे जो हमने कंडीशन ये लिखी थी, इन कंडीशन की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। ठीक है बच्चों? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑन सर्टेन कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी प्रेजेंट। यानी वेपर प्रेशर के बराबर के प्रेशर का कितना परसेंट अभी मॉइस्चर एयर में है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग वेपर प्रेशर निकाल लेंगे एंड फ्रॉम हियर वी कैन कंपेयर विद द इक्विलिब्रियम प्रेशर एंड फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, इसका पता कर लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या इफ्लोरेसेंस का प्रॉपर्टी दिखेगा या डेलिक्वेशन। ओके गाइस, तो आई होप ये तीनों बातें आप लोग को पता होंगे, तीन बल्कि चार टर्म में है आपको। हाइग्रोस्कोपी क्या होता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को, और इस प्रकार की सब्सटेंसेस को हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। डेलिक्वेशंस मोटा-मोटा इसके जैसा ही है। डेलिक्वेशंस में सब्सटेंस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, साथ-साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है, राइट? एंड इफ्लोरेसेंस होता है कि एयर में भी आप एक हाइड्रेटेड क्रिस्टल रख दो और मॉइस्चर अपने आप लूज हो। ध्यान रखिएगा, गर्म करके निकालना तो फिर वो इफ्लोरेसेंस नहीं होगा। तो कोई भी कंपाउंड इफ्लोरेसेंट मटेरियल होगा या डेलिक्वेसेंट मटेरियल होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर मौजूद है, उसका प्रेशर क्या है। राइट गाइस, चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाए। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, CaCl2.6H2O changing into CaCl2 plus 6H2O gas, Kp दिया हुआ है। excess solid CaCl2.6H2O and CaCl2 are taken in a container containing some water vapor at a pressure of 1.14 torr at the particular temperature। अब बताना है कि क्या होगा, क्या CaCl2 ड्राइंग एजेंट की तरह काम करेगा यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, या CaCl2 हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगा। हालांकि ये दोनों कंडीशंस मोटा-मोटा मिलती-जुलती है, लेकिन फर्क ये वही सॉल्यूशन फेज में जाएगा या नहीं जाएगा। एनीवे, अगला ऑप्शन है कि CaCl2.6H2O इफ्लोरोसेंट मटेरियल होगा या mass of CaCl2.6H2O increases due to some reaction। ओके गाइस, तो देखो Kp आपको दिया हुआ है, अगर मैं इसको लिख लूं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O पावर 6 इज इक्वल टू 64 इंटू 10 पावर माइनस 18, तो यहां से मुझे मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, राइट, एटमॉस्फेयर। हमें 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 एटमॉस्फेयर मिल गया पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट इक्विलिब्रियम, and this is going to be 760 into 2 into 10 power minus 3। तो ये रफली कितना हो जाएगा बच्चों, 12 15 1.52 टॉर आ जाएगा, 1.52 टॉर। 1.52 टॉर बताता है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर PH2O at equilibrium pressure is greater than the pressure of moisture present in the atmosphere। अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर ज्यादा हो या प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर कम हो, तो एक प्रकार से Qp इज लेस देन Kp यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन चली जाएगी। ऑलराइट गाइस, ये प्रेशर कम है इक्विलिब्रियम प्रेशर से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी तो ये जो आपका कंपाउंड है, आपका रिएक्टेंट है, ये इफ्लोरेसेंट मटेरियल की तरह काम करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर द रिएक्शन एज्यूमिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर H2O लिक्विड टू H2O गैस, टेम्परेचर दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? तैयार हो जाइए। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द कंटेनर रिमेन्स सेम एट इक्विलिब्रियम, यानी अगर इसमें इनर्ट गैस डाल दें कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, तो भी इक्विलिब्रियम वही रहेगा, नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पे गैस के मोल ज्यादा है राइट हैंड साइड में, राइट। और कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करते हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, गैसियस सब्सटेंसेस ज्यादा होते हैं, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, इसलिए गलत हो गया। फॉर दिस सिस्टम परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑलवेज रिमेन 100% एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, नॉट रियली, क्योंकि मुझे वाटर का वेपर प्रेशर पता नहीं है, तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तब होता जब वेपर प्रेशर के बराबर यहाँ पे प्रेशर इक्विलिब्रियम पे मौजूद होता।
तो इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता। वेपर प्रेशर चाहिए एक्चुअली इसके लिए। इफ स्टीम एट टेम्परेचर 2T is passed into this system at equilibrium is attained relative humidity will change। यदि टेम्परेचर 2T कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर प्रेशर बदल जाएगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, और अगर वेपर प्रेशर बदल जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ H2O into 100 होता है ना, तो अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज हुआ तो ये वेपर प्रेशर ऑफ H2O विल चेंज। माइट बी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O भी चेंज हो जाए, लेकिन ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा ऐसा नहीं है। इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल सर्टेनली चेंज, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है। दिस इज a special case of equilibrium where pressure of H2 remains same always due to unique structure। तो बिल्कुल गलत है। Structure has nothing to do with the change of vapor pressure। Structure का कोई लेना देना नहीं है। Is the correct answer। अगला क्वेश्चन बच्चों, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O चेंजिंग इनटू कॉपर सल्फेट डॉट 3H2O प्लस 2H2O Kp दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम पे अपने को रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग Kp का फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 2, और ये दिया है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O मिल गया मुझे 2 इंटू 10 पावर -2 यानी कि 0.02 ATM। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टॉर में, 760 इंटू 0.02, ये हो जाएगा 12 14 15 15.2 टॉर, ठीक है। और आपको वेपर प्रेशर दिया है 22.7। अब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O एट इक्विलिब्रियम अपॉन वेपर प्रेशर इनटू 100। पार्शियल प्रेशर हमने निकाला है 15.2 एट इक्विलिब्रियम अपॉन 22.4 इनटू 100। दिस कम्स आउट टू बी रफली 67.85%। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इक्विलिब्रियम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ बढ़िया चुनिंदा एग्जाम्पल थे एंड टर्म्स थे जो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लेना उचित समझा। बच्चों, तो इससे पहले मैं इस क्लास को खत्म करूं, एक बहुत छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनअकैडमी पे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स शुरू होने वाला है IIT जेईई मेंस एंड एडवांस 2023 के लिए। कोर्स का नाम है एक्सीलेंस बैच फॉर क्लास 11, और ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अब तक क्लास 11 में उतने सेटिस्फैक्टरी तरीके से नहीं पढ़ा है जितना उनको कर लेना चाहिए। अब यहाँ से भी यदि उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चली, आगे नहीं बढ़ी, तो IIT जेईई 2023 में उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगले साल बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं और अब तो 2 टर्म्स में शिफ्ट हो गया है, स्प्लिट हो गया है। तो बहुत सारा प्रेशर होता है क्लास 12 में, तो अर्ली स्टार्ट करना अच्छा रहता है। तो उन सभी के लिए 15 दिसंबर से ये कोर्स शुरू होने वाला है। ये क्लास 11th रिवीजन एंड क्लास 12th प्रिपरेशन का बैच है। टॉप एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी विल बी टेकिंग द क्लासेस ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। पूरा बैकलॉग का कवरेज होगा। लास्ट चांस फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT जेईई 2023। आप सब लोग फटाफट इस कोर्स को एनरोल कर लो और अपनी एक अच्छी वाली मजबूत वाली तैयारी 2023 के लिए शुरू कर दो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय बाय।